सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। एंड मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूं लेक्चर 22 में। आज इस सेशन में हम प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे ऑपरेटर्स पर एंड लूप्स पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए व्हाट कुड बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप आप सबने कोशिश की होगी और सॉल्व भी शायद कर लिया हो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 5। हमारे पास एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 3। हमारे पास एक वेरिएबल है c जिसकी वैल्यू है 1 और एक वेरिएबल है d जिसकी वैल्यू है 4 और एक लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। ठीक, अगर अगर आप फोकस करेंगे, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट यहाँ बंद, ये ब्रैकेट यहाँ बंद। ओके, दैट मीन्स ये वाला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है ना। तो अगर 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 मैं आपसे पूछूं टर्नरी ऑपरेटर, तो ये वाला जो टर्नरी ऑपरेटर है उसके लिए, देखिए मैं बात कर रहा हूं इस वाले टर्नरी ऑपरेटर के लिए। तो इस वाले टर्नरी ऑपरेटर के लिए ये पूरा, सॉरी, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो गया। दिस होल बिकम एक्सप्रेशन 1 और ये कोलन से पहले और क्वेश्चन मार्क के बाद, दैट मीन्स दिस विल बिकम एक्सप्रेशन 2। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, दैट इज सी प्लस प्लस एंड माइनस माइनस बी कोलन प्लस प्लस ए और माइनस माइनस डी। और मैंने इसको अब हटा दिया एक तरीके से। तो मैं ये कह रहा हूं ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है, ये एक्सप्रेशन 3 है। तो हम लोग क्या जानते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में? टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 को इवैल्यूएट किया जाएगा। एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर होगी, अदरवाइज इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 3 के बराबर होगी। दैट मीन्स हमारा जो पहला काम है वो है एक्सप्रेशन 1 को सॉल्व करना। अब लेट मी रीराइट एक्सप्रेशन 1। तो अगर आप एक्सप्रेशन 1 को दोबारा लिखेंगे तो ये दिया है a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क देन b लेस देन d क्वेश्चन मार्क a माइनस c कोलन b प्लस c एंड देन क्वेश्चन मार्क, आई होप, d माइनस a। ओके, एंड दिस। अब हमें इन पैरेंथेसिस को ढंग से समझना है, हमें इन पैरेंथेसिस को ढंग से समझना है। ठीक, तो देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके लिए एक्सप्रेशन 1 ये हो गया और इसके लिए एक्सप्रेशन 2 कौन है? देखिए ये रहा कोलन, ये रहा क्वेश्चन मार्क। दैट मींस ये हो गया एक्सप्रेशन 2 और ये हो गया एक्सप्रेशन 3। तो अब इसमें इसमें हमें क्या करना है सर? सबसे पहले आप एक्सप्रेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तो लेट मी आस्क यू, a ग्रेटर देन b, इज इट ट्रू? 5 ग्रेटर देन 3? यस, बिकॉज दिस इज ट्रू कैन आई से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाएगी। कैन आई से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाएगी? यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। दैट मीन्स मैं अब आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाएगी। एम आई राइट और नॉट? यस, फोकस करिएगा। दैट मीन्स डू आई नीड एक्सप्रेशन 1 और नहीं सर, हमें एक्सप्रेशन 1 की आवश्यकता नहीं है और हमें एक्सप्रेशन, आई होप, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चीजें कुछ इस तरीके की हो गई। ठीक है, आई होप दैट पार्ट इज डन। अब इस एक्सप्रेशन की बात आ गई, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे थे, अब हमारा सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचा। अब टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन अगेन, ये हो गया एक्सप्रेशन 1, ये हो गया एक्सप्रेशन 2, ये हो गया एक्सप्रेशन 3। अब प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू?
सर b लेस देन d, अगेन दिस इज ट्रू, दैट इज वाई इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई a माइनस सी। तो आप ऐसा समझिए कि ये सॉल्व होके, ये पूरा सॉल्व होके a माइनस सी बचा। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज a माइनस सी, तो a माइनस सी 4 है, और 4 क्योंकि नॉन जीरो है, कैन आई से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो गई, और क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्सप्रेशन 2 के बराबर। that means what I am trying to say is finally क्या मैं ये कह सकता हूं that result is equal to C plus plus and minus minus B. Can I say this or not? Yes sir. अब देखिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, वही वैल्यू असाइन होगी रिजल्ट के अंदर। C प्लस प्लस, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहां पर C की करंट वैल्यू यूज होगी, और यूज होने के तुरंत बाद ये इंक्रीज हो जाएगी। एंड क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है, B डिक्रीज होके 2 हो जाएगा, एंड द सेम वैल्यू 2 इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर, 1 एंड 2, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू इसकी क्या आई, 1, और वही 1 रिजल्ट के अंदर जाएगा। तो अब फाइनली अगर कोई मेरे से पूछेगा रिजल्ट की वैल्यू क्या है, तो देखिए A की वैल्यू क्या है 5, B की वैल्यू क्या है 2, C की वैल्यू क्या है 2, और रिजल्ट की वैल्यू क्या है 1। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ये जो एग्जाम्पल आपने देखा, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर की नेस्टिंग का एक एग्जाम्पल था, जो कि मैंने थ्योरी में आपको बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ाया है या नहीं कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगेन प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। सर टोटली ऑपरेटर पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें क्या याद होना चाहिए, पुमाज रिबेल टेक, याद आया या नहीं, याद आया, अरे बोलिए, याद आया, याद आया या नहीं, आई होप आ गया होगा। आई होप आ जाना चाहिए। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो पहले मेरे पास एक वेरिएबल x है जिसके अंदर वैल्यू है 8, एक वेरिएबल y है जिसके अंदर वैल्यू है 15, एक वेरिएबल z है जिसके अंदर वैल्यू है 0। अब आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, और वो एक्सप्रेशन है x बिटवाइज एंड y और x लेफ्ट शिफ्ट 2 एंड y राइट शिफ्ट 1। हम अच्छे से जानते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद शिफ्ट ऑपरेटर्स का नंबर आता है, क्योंकि देखिए अब अर्थमेटिक ऑपरेटर इसमें कोई भी नहीं है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी शिफ्ट ऑपरेटर्स की होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर प्लीज फोकस करिएगा, ये हो गए शिफ्ट ऑपरेटर, ये हो गए बिटवाइज ऑपरेटर, ये हो गए लॉजिकल, हालांकि शिफ्ट भी बिटवाइज हैं लेकिन उनकी प्रायोरिटी पहले है। तो अगर मैं आपसे पूछूं x इसके साथ जाएगा या इसके साथ, देखिए प्रायोरिटी का मतलब ही ये होता है, इफ एन ऑपरेंड, अगर एक ऑपरेंड फंसा हुआ है दो ऑपरेटर्स के बीच में, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसके साथ जाएगा। तो कैन आई से समथिंग लाइक दिस, x भी इसके साथ और 2 भी इसके साथ, ऑफ कोर्स है ना, प्रायोरिटी की वजह से। सिमिलरली एंड की प्रायोरिटी कम होती है, शिफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, दैट इज वाई ये हो गई कहानी ऐसे। अब अगर मैं बात करूं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, लॉजिकल और की आई होप कम होती है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अच्छा ठीक है, दैट मीन्स अब आराम से देखिएगा बहुत अच्छे से, सर ये एंड के साथ जाएगा या और के साथ, ये जाएगा एंड के साथ, दैट मीन्स इधर वाला तो हो गया सॉल्व। अब कहानी ये है कि बिटवाइज सुनिएगा,
बिटवाइज की ज्यादा होती है या लॉजिकल की? सर बिटवाइज की ज्यादा होती है, बिटवाइज की ज्यादा होती है। दैट इज वाई ये जो y है इसके साथ ना जाके बिटवाइज के साथ जाएगा। दैट इज वाई ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लॉजिकल और का फर्स्ट ऑपरेंड हो गया ये, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए व्हाट इज x? सर x है 8 और y है 15। 15 को हम लिख सकते हैं 8 + 4 + 2 + 1। तो जब आप बिटवाइज एंडिंग करेंगे x एंड y की, तो एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन बिट। तो कॉमन देखिए यहां इन दोनों में कॉमन है 8। दैट मीन्स x एंड y की वैल्यू क्या आ गई? 8 औरिंग विद इस ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है। अब याद करिए, बहुत अच्छे से याद करिएगा सारे लोग। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम कहते थे शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। सर लॉजिकल और के लिए अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो क्या सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट होता है? सर सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकल और कहता है इफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज ट्रू माई आंसर इज ट्रू एंड माई वैल्यू इज 1। दैट इज वाई इस पूरे की वैल्यू सॉल्व होके क्या आई? 1, एंड दैट इज द सेम वैल्यू दैट गोज इनसाइड z। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या आया? आंसर इज ऑप्शन सी। मैं बार बार हर वीडियो में आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज बस ये कमेंट जरूर करिए कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि एफर्ट्स जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए समझिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। तो हमने कहा कि 4 हमारे पास वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है p जिसकी वैल्यू है 1, एक वेरिएबल है q जिसकी वैल्यू है 3, एक वेरिएबल है r जिसकी वैल्यू है 7, और एक वेरिएबल है s जिसके अंदर है गार्बेज वैल्यू। अब गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए ये ब्रैकेट यहां शुरू यहां खत्म, यहां शुरू यहां खत्म। दैट मीन्स ये वाला ब्रैकेट इसके करस्पॉन्डिंग है। ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया। दैट मीन्स ओवरऑल हम ये कह रहे हैं s इज इक्वल टू p माइनस माइनस क्वेश्चन मार्क r प्लस प्लस एंड q, ओके, कोलन प्लस प्लस p और r, है ना? दैट मीन्स इसके आगे की कहानी बाद में। क्वेश्चन मार्क r माइनस p कोलन p प्लस q। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क ओवरऑल देखें तो ये एक्सप्रेशन 1 है इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए। दिस इज एक्सप्रेशन 1 फॉर दिस वाला क्वेश्चन मार्क, और ये एक्सप्रेशन 2 है, और ये एक्सप्रेशन 3 है। दैट मीन्स सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। एम आई राइट? यस। सो लेट मी फोकस ऑन एक्सप्रेशन 1। तो हमने इसको लिखा p माइनस माइनस क्वेश्चन मार्क r प्लस प्लस एंड q कोलन प्लस प्लस p और r। मैंने इस ब्रैकेट को, देखिए अभी ब्रैकेट का तो कोई मतलब है नहीं, तो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन मार्क के लिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन 1 खुद में एक टर्नरी ऑपरेटर को रखा हुआ था, तो क्या मैं कह सकता हूं ये हो गया एक्सप्रेशन 1, और ये हो गया एक्सप्रेशन 2, और ये हो गया एक्सप्रेशन 3। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ये क्या है? p माइनस माइनस, दैट इज पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यहां पर p की वैल्यू वही यूज होगी जो है। दैट मीन्स ओवर हियर व्हाट वैल्यू ऑफ p इज यूज्ड? 1। बट जस्ट आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्योंकि 1 ट्रू है, क्योंकि 1 ट्रू है, कैन आई से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स नाउ अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। दैट इज वी नीड टू फोकस ऑन
फोकस करिएगा सारे लोग। मैंने अब कहा कि अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ इतना सा रह गया। आई होप यस, डन है। तो ओवरऑल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने कहा आर प्लस प्लस, अब देखिए ये भी क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि आर की वैल्यू वही यूज होगी जो है, और यूज होने के तुरंत बाद ये इंक्रीज हो जाएगी। एंड व्हाट इज द वैल्यू क्यू। अब 7 एंड 3 का रिजल्ट आएगा 1, दैट इज ट्रू। ठीक है, दैट मीन्स ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेशन सॉल्व हमने किया इसका रिजल्ट आया ट्रू, एंड क्योंकि इसका रिजल्ट आया ट्रू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स एस की, कैन आई से एस इज इक्वल टू आर माइनस पी हो जाएगा। अब देखो बेटा, आर 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 पी माइनस माइनस वो हो गया, आर प्लस प्लस की वजह से हमने इसको 8 कर दिया। ठीक है, आर माइनस पी, आर की वैल्यू क्या है 8, माइनस पी 0, दैट मीन्स एस की वैल्यू आ गई 8। सो फाइनली एस की वैल्यू आ गई 8। अब हमसे बोल रहा है कि भैया वैल्यूज बताइए क्या क्या है। तो देखो 0 आउटपुट क्या है, इसकी वैल्यू आएगी 0, क्यू की वैल्यू आएगी 3, और आर की वैल्यू आएगी 8, और एस की भी वैल्यू आएगी 8। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 0388। आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, जरूर कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए क्या आंसर आना चाहिए। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए क्या आंसर आना चाहिए, और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप सबने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो हमने कहा इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं पहले, n राइट शिफ्ट 3 बिटवाइज एंड 7 और n लेफ्ट शिफ्ट 2 बिटवाइज एंड 15। ठीक है, अब हम सारे लोग जानते हैं पुमाज रिबेलटेक के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी शिफ्ट ऑपरेटर्स की होती है। तो पक्का ये 3 शिफ्ट ऑपरेटर के साथ जाएगा, ये 2 शिफ्ट ऑपरेटर के साथ जाएगा, और n भी शिफ्ट ऑपरेटर के साथ जाएगा। ठीक है, अब पुमाज रिबेलटेक, रेबेल रिलेशनल ऑपरेटर तो कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, देन हमारे पास आया बिटवाइज ऑपरेटर, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर के बाद बिटवाइज ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो अगर इस 7 से पूछोगे कि भाई इसके साथ जाएगा या इसके साथ, तो कहेगा भैया जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा। आर यू गेटिंग, दैट इज वाई ये एंड के साथ जाएगा। सिमिलरली 15 तो एंड के साथ जाएगा ही, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दैट मीन्स हमारा एक्सप्रेशन ये बन गया। तो इस और के लिए फर्स्ट ऑपरेंड हो गया ये, इस और के लिए फर्स्ट ऑपरेंड हो गया ये। चलिए सॉल्व करते हैं। n क्या है 75, तो 75 को जब आप राइट शिफ्ट करेंगे 3 टाइम्स, व्हाट इज द मीनिंग, इट इज नथिंग बट 75 डिवाइड बाई 8, सो द आंसर इज 9। तो हमने कहा ये आ गया 9 बिटवाइज एंडिंग 7। अब 9 बिटवाइज एंडिंग 7, देखो 9 को आप लिख सकते हो 8 और 1, 7 को आप लिख सकते हो 4 प्लस 2 प्लस 1। तो आप जब बिटवाइज एंडिंग करेंगे इसका आंसर आ गया 1। तो जब इसका आंसर 1 आ गया, मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये इवैल्यूएट होगा, सर इवैल्यूएट नहीं होगा। इसी को लॉजिकल और की क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। एंड वन ऑरिंग विद एनीथिंग इज 1, दैट इज वाई इस पूरे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इस पूरे की वैल्यू प्रिंट होगी ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है, ये नहीं पूछ रहा है आउटपुट, वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज प्रिंटेड। यार गर्मी लग रही है, जरा एसी चला लेता हूं। वो हमसे ये नहीं कह रहा व्हाट इज द आउटपुट,
वो हमसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज प्रिंटेड। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व करने के बावजूद कई बार क्या होता है, हम ये नहीं देखते आउटपुट पूछा है या सम ऑफ वैल्यूज पूछा है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं, ए के अंदर वैल्यू है 12, बी के अंदर वैल्यू है 24, सी के अंदर वैल्यू है 36। ठीक है, अब हमने ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। चलिए भैया देख लेते हैं। ठीक, तो हमने कहा एक बार लिख ही लेते हैं, सम इज इक्वल टू ए बिटवाइज और बी बिटवाइज एंड बी एक्सॉर सी, और ये ब्रैकेट क्लोज, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन कह रहा है बी प्लस 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 सी कोलन ए प्लस प्लस माइनस 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 सी। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भैया क्वेश्चन मार्क तो एक ही है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन 1 ये हो गया, एक्सप्रेशन 2 ये हो गया, और एक्सप्रेशन 3 ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे सर, पहले हम एक्सप्रेशन 1 को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सप्रेशन 1 को इवैल्यूएट करते हैं। पहले देखिए, आराम से समझिए। ए को अगर मैं ठीक हूं आप लिख सकते हैं 8 + 4, बी को आप लिख सकते हैं 16 + 8, सी को आप लिख सकते हैं 32 + 4। तो अगर मेरे से कोई कहेगा ए और बी यानी कि इन दोनों की यूनियन, बेसिकली इन दोनों का बिटवाइज और इज लाइक यूनियन, तो 16 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। तो 16, 8, 24 और 4 ये हो गया 28। ये क्या हो गया 28। बिटवाइज एंडिंग, अच्छा एक्सॉर का मतलब क्या होता है, एक्सॉर होता है डिफरेंट बिट। तो जब बी और सी की एक्सॉरिंग आप करेंगे, अच्छे से देखिएगा, तो डिफरेंट 16 इसमें है इसमें नहीं है, 8 इसमें है इसमें नहीं है, 32, दैट मीन सारे आ जाएंगे। दैट मीन 32 + 16 + 8 + 4। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो 24 और 36 दोनों को ऐड कर दो, देन यू विल गेट 60। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग? ठीक है, अब देखो 28 कैसे बना। 28 मिला है आपको 16, 8 और 4 से, और 60 आपको कैसे मिला है, 60 हमें मिला है 32, 16, 8 और 4 से। तो जब बिटवाइज एंडिंग करोगे 16, 8 और 4 मिलेगा आपको, दैट मीन्स 28 आना है इसका। और 28 क्योंकि नॉन जीरो है, 28 नॉन जीरो है, तो कैन आई से एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ट्रू हो गई, इसीलिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो गई। यस, दैट इज वाई कैन आई से सम की फाइनल वैल्यू हो गई b प्लस 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 सी। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहां पर b की वैल्यू 24 ही यूज होगी, उसके तुरंत बाद ये 25 हो जाएगी। अब प्लस सी का मतलब 36। तो फाइनल वैल्यू सम की क्या हो गई 60। सम की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, आई होप सम की फाइनल वैल्यू हो गई 60। ठीक है, डन। अब हमसे कह रहा है प्रिंट क्या हुई। तो देखो ए की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 12, बी की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 25, सी की वैल्यू, क्या हमने सी की वैल्यू कहीं पर भी डिक्रीज की है? ओ माई, देखिए मैं एक लिखने में गलती कर गया, बी प्लस 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 सी माइनस माइनस था, तो थोड़ा सा चेंज है, बी प्लस 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 सी माइनस माइनस था ये। तो होगी तो यहां पर 36 सी, लेकिन उसके तुरंत बाद ये 35 हो जाएगी। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। यहां से यहां उतारने में मैंने गलती कर दी, माफी चाहता हूं। ठीक है, हाँ, अब करने को तो इसको एडिट भी कर सकता था, क्यों करना है ना, पकड़ लिया प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है सर। तो बी की हो गई 25, सी की हो गई 35, और इसकी हो गई 60। अब हमसे ये नहीं पूछा आउटपुट क्या है, हमसे पूछा है सम ऑफ द वैल्यू प्रिंटेड। दैट इज वाई आंसर क्या आना चाहिए, 12 + 25 + 35 + 60। तो भैया 60 और 60 120 और 12 132 is the right answer for this particular problem। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज
कमेंट ज़रूर करिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से, चलिए आराम से सॉल्व कीजिएगा। होता क्या है कि कभी कभार मैं अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक क्वेश्चन बीच में हलवा डाल देता हूँ, ताकि बच्चे को लगे हाँ भाई, हाँ मज़ा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं गुरु, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव डी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड सी प्लस बी मॉड ए माइनस ए डिवाइड टू। जरा वैल्यूज रख देता हूँ। तो हमारे पास a है 6 मल्टीप्लाई 4, ओके, डिवाइड -2 प्लस b इज 4 मॉड 6 माइनस 6 डिवाइड 2। अब हम जानते हैं, देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड की सेम प्रायोरिटी है, प्लस माइनस की बाद में है, लेकिन एसोसिएटिविटी सबकी लेफ्ट टू राइट है। तो मल्टीप्लाई अगर लेफ्ट टू राइट देखें, देखिए मल्टीप्लाई भी है हमारे पास, डिवाइड भी है, मॉड भी है, डिवाइड भी है, लेकिन लेफ्ट टू राइट पहले ये आ रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकता हूं, या इसको डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूं। भाई मैंने कहा 24 प्लस माइनस का 2, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन होगा, लेफ्ट टू राइट डिवाइड, दैट इज माइनस का 12 प्लस 4 मॉड 6 माइनस 6 डिवाइड 2। अब लेफ्ट टू राइट देखिए, डिवाइड भी है, मॉड भी है, मॉड पहले सॉल्व होगा। 4 मॉड 6, जब आप 4 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 4, क्योंकि 6 0 टाइम्स जाएगा, है ना, दैट इज वाई यहां पर रिमाइंडर आ गया 4। तो -12 प्लस 4 माइनस 6/2। तो नाउ क्या हम इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं तो डायरेक्ट, वैसे अगर आप फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसे पहले करना चाहिए तो कर लेते हैं। -12 प्लस 4 -3। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8 -3, दैट इज माइनस का 11 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑफ कोर्स हलवा क्वेश्चन था, जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस पर्पस मैंने इसको आप लोगों के लिए डाला था, अदरवाइज मैं इनको क्वेश्चंस में काउंट ही नहीं करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, देखते हैं। आई होप आप सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो हमारे पास एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू 3 है, हमारे पास एक वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू 0 है, हमारे पास एक वेरिएबल z है जिसकी वैल्यू 2 है। अच्छा, इस पर्टिकुलर लेक्चर में ऑपरेटर्स पर मैंने फोकस किया है। अभी क्वेश्चंस की आप लोग सोचिएगा भी मत, मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि बस पूछिए मत। ये बात अलग है, कुछ दिनों में यही क्वेश्चन किसी और प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिलने लग जाएंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट का ज़माना है भैया, है ना। और छाती ठोक के फिर ये और कहेंगे कि ये हमारे क्वेश्चन है। हो सकता है ये भी कह दें कि पंकज सर ने चोरी कर लिए, नॉट ऑफ एक्स, ठीक है। अगेन प्रायोरिटी का सारा खेल है। तो अब हम जानते हैं कि एंड की प्रायोरिटी और से ज़्यादा होती है, और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है। देखिए ये नॉट ऑफ एक्स सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यूनरी की, तो पहले तो मैं इसको कह देता हूँ भाई, ये तो पहले ही परफॉर्म होगा, ऑफ कोर्स होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला z इसके साथ जाएगा, इसके दोनों की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन एसोसिएटिविटी के हिसाब से इसको इसके साथ जाना चाहिए। प्लीज फोकस करिएगा। अच्छा, और इस y को, क्योंकि और एंड में एंड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये y भी इसके साथ जाएगा और ये z इसके साथ जाएगा। डन सर। अच्छा, अब ये वाला जो ब्रैकेट है ये एंड के साथ जाएगा या और के साथ, सर एंड की प्रायोरिटी ज्यादा, इसीलिए ये इस तरीके से ब्रैकेटाइज होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले लॉजिकल और के लिए पहला ऑपरेंड हो गया x। अच्छा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3 ऑरिंग विद ये जो कुछ भी मैंने हरे वाले ब्रैकेट में लिखा। तो मैं ये कह रहा हूं रिजल्ट इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। अब मुझे बताइए, क्या ये जो हरे ब्रैकेट में लिखा है क्या ये इवैल्यूएट होगा, क्या ये इवैल्यूएट होगा? सर ये इवैल्यूएट नहीं होगा,
इसी को शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन कहते हैं। जब भी लॉजिकल और के लिए पहला ऑपरेंड नॉन जीरो आता है, या जिसको मैं कह सकता हूं ट्रू आता है, क्योंकि सी में हर नॉन जीरो वैल्यू को आप ट्रू कहते हैं, लॉजिकल और का सेकंड ऑपरेंड कभी भी इवैल्यूएट नहीं होता है, और इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन कहते हैं। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन कहते हैं। एंड फाइनली इसकी वैल्यू क्या आती है? इस वैल्यू आती है 1। दैट मीन्स रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी? 1। और फाइनली क्योंकि उसने आपसे वैल्यू ऑफ रिजल्ट पूछा था, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए कोशिश करिएगा सॉल्व करने की सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, बिकॉज क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा है काफ़ी, तो परेशानी वाला तो है। तो मेरा सजेशन यही है कि वीडियो पॉज कीजिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमने कहा ए की वैल्यू है 15। द वैल्यू ऑफ ए इज 15। द वैल्यू ऑफ बी इज 25। बी की वैल्यू क्या है? 25। सी की वैल्यू है 35 और डी की वैल्यू है 45। बड़ी ज़बरदस्त वैल्यूज़ हैं भाई। हमने कहा ए लेस देन बी। अच्छे से देखिएगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म एंड यहाँ पर, ठीक है। प्लीज़ फोकस 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 फोकस, अच्छे से फोकस करना है। देखिए ये वाला ब्रैकेट यहाँ ख़त्म, ये वाला ब्रैकेट यहाँ ख़त्म, यानी कि इस लेस देन के लिए ये पूरा फर्स्ट ऑपरेंड है और ये सेकंड ऑपरेंड है। लेकिन अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर की बात करूं, सो कैन आई से इस क्वेश्चन मार्क के लिए ये एक्सप्रेशन 1 है। हाँ सर। और क्वेश्चन मार्क से कोलन तक एक्सप्रेशन 2 होता है, इसीलिए हमने कहा ये एक्सप्रेशन 2 है। एंड फाइनली दिस इज एक्सप्रेशन 3। एम आई राइट और नॉट? सारा खेल है ना आंखों का है। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्रामर मस्ट बी अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, तब तो कुछ कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन 1 पर काम करना होगा, तो चलिए एक्सप्रेशन 1 पर काम कर लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में माफ़ी चाहूँगा, ये नहीं है, ओनली 1% डी इज़ देयर। दैट्स अ टाइपिंग मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, हो जाती है यार, हम भी इंसान हैं, टाइप जिसने किए हैं। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने कहा a लेस देन b क्वेश्चन मार्क b प्लस प्लस कोलन c माइनस माइनस, ठीक है। बिटवाइज एंडिंग d और c। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको लेस देन के फर्स्ट वाले ऑपरेंड को। तो अब देखिए a लेस देन b, आई एम सॉरी, a लेस देन b, इज इट ट्रू और फॉल्स? Sir, 15 less than 25, it is true. That is why, because this is true, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। That means we have b plus plus ending with d और c, ठीक है। अब देखिए b प्लस प्लस का मतलब b की वैल्यू यूज होगी विच इज 25, और यूज होने के तुरंत बाद ये 26 हो जाएगी। बिटवाइज एंडिंग विद, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? हम जानते हैं कि इस ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा क्या होता है? माइनस का x प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि d की वैल्यू 45 है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 46 बिटवाइज ऑरिंग विद 35, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं माइनस का 46 और 35, तो देखो 35 जो बनेगा, 35 बनेगा 32 प्लस 2 प्लस 1। लेकिन माइनस का 46 को आप कैसे लिखेंगे? पहले आप 45 को लिख लीजिए। 45 कैसे आएगा? 45 आएगा 32, 8, 4 और 1। तो 8 बिट में लिखने की कोशिश करता हूं। 1 है, 2 नहीं है, 4 है, 8 है, 16 नहीं है, 32 है, 64 नहीं है, 128 नहीं है। ये हुआ 45।
माइनस का 46 इसको फ्लिप करने से आ जाएगा, इसकी बिट्स को फ्लिप अगर आप कर देंगे, दैट इज 1 1 0 1 0 0 1 0। ये बहुत अच्छी ट्रिक है नेगेटिव नंबर्स का बाइनरी निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता है माइनस के 19 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप 18 का बाइनरी निकालिए और उसके बिट्स को फ्लिप कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस का 46 ये आ गया, और 35 को अब हम कैसे लिख रहे हैं, 35 को हम लिख रहे हैं 1 2 32, यानी कि 1 2 4 नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, 32 है। तो जब आप इनकी ऑरिंग करेंगे क्या आएगा सर, 1 1 1 1 0 0 1 1। प्लीज फोकस करिएगा। तो आपने जब इनकी ऑरिंग की तो आपको ये नंबर मिल गया, फोकस करिएगा। डन है, कोई मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जब इसकी एंडिंग 25 के साथ कराएंगे, इसकी एंडिंग जब भी 25 के साथ कराएंगे, 25 क्योंकि ऑड नंबर है, यहां पर 1 आना ही आना है, तो जब आप एंडिंग कराओगे कंफर्म ये नॉन जीरो नंबर आएगा, कंफर्म ये नॉन जीरो नंबर आएगा। दैट मीन्स इट इज ट्रू। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये, अच्छा लेकिन निकालना पड़ेगा बिकॉज ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निकाल लेते हैं। ठीक, 25 का मतलब क्या है, 25 का मतलब है 16 8 और 4, 16 8 और 1। तो हमने कहा 1 है, 2 नहीं है, 4 है, 8 नहीं है, 16 है और बाकी के बिट्स 0। तो जब आप एंडिंग कर रहे होंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। तो मेरे हिसाब से ये आया 1 2 4 8 16 17 आया, अगर मैं ठीक हूं। दिस टर्न्स आउट टू बी, देखिए ये 3 0 हो गए, ये एक 1 हो गया, ये 0 0 0, दैट मीन्स दिस टर्न्स आउट टू बी 17। जब हमने इसकी बिटवाइज एंडिंग करके फाइनल आंसर निकाला, दिस टर्न्स आउट टू बी 17। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज खुद से एक बार करने का प्रयास जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे तो सॉल्व करना पड़ता है भाई। तो क्या आया 17, ठीक है। तो हमने कहा इस तक का आंसर 17 आ गया। अब आप कह रहे हो 17 लेस देन ए ग्रेटर देन बी। अब देखो ए ग्रेटर देन बी ट्रू हो या फॉल्स हो, ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर 0 या 1 होगा। हालांकि ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर 0 है। तो ये एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो गया। एक्सप्रेशन 1 क्योंकि फॉल्स हुआ है, कैन आई से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके बराबर हो गई। दैट मीन्स फाइनली आई एम सेइंग कि रिजल्ट की वैल्यू हो गई ए एंड डी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, माइनस का 16, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्चुअल में ये आती है। तो दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस का 16 बिटवाइज एंडिंग विद 45। चलिए अब मैं आपसे बोलूं माइनस का 16 को आप कैसे लिखोगे, तो मैं पहले 15 को लिखूंगा, 8 बिट में 15 को हम ऐसे लिखेंगे। तो माइनस का 16 क्या होगा, इसके बिट्स को आप फ्लिप कर दीजिए, माइनस का 16 आ गया। 45 जो बनता है वो बनता है 32 8 4 और 1 से। तो देखो 1 है, 2 नहीं है, 4 है, 8 है, 16 नहीं है, 32 है, 64 नहीं है, 128 नहीं है। तो फाइनली आपको क्या करना है, इन दोनों की एंडिंग करनी है। तो जरा एंडिंग करिए, ये हो गया 0 0 1 0 0 0 0 0। तो अगर मैं ठीक हूं, ये 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वाई रिजल्ट की फाइनल वैल्यू क्या आएगी 32। प्लीज इस कोड को रन करा के खुद से फिर देखिएगा और तसल्ली कीजिएगा कि मैंने आंसर जो निकाला है वो सही आया है या नहीं आया है। इन केस नहीं आया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि सर 32 नहीं आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। कोशिश करिएगा, है ना। जो भी लेंदी क्वेश्चन है या थोड़े से भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उन्हें खुद से सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज इस सीरीज में आपका टर्नरी ऑपरेटर टर नहीं करेगा, ठीक है। आज बस पोस्टमार्टम कर देंगे आप टर्नरी ऑपरेटर्स का, इतने क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन को। आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं सॉल्व करा देता हूं। तो हमारे पास एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू 5 है,
एक वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू 10 है, एक वेरिएबल z है जिसके अंदर गार्बेज वैल्यू है। अब हमसे किसी ने कहा z इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन y, ठीक है, क्वेश्चन मार्क x लेस देन y, क्वेश्चन मार्क x कोलन y कोलन x प्लस y, ठीक है। फोकस करिएगा सारे लोग। चलिए, हमसे कह रहा है इसको सॉल्व करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ z। चलिए बताइए। अच्छा, ये ब्रैकेट लगा होता तो कोई फर्क पड़ता क्या? देखिए, टर्नरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी रिलेशनल से काफी कम होती है। टर्नरी ऑपरेटर सेकंड लास्ट ऑपरेटर होता है ना, मतलब थर्ड लास्ट, आई होप, टैक, रिबेल टैक, टी टी। तो अगर y से पूछा जाए इसके साथ रहोगे या इसके साथ, तो y बोलेगा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, दैट इज वाई ये अब भी ऐसा ही है। तो इट डज नॉट मेक सेंस, इट डज नॉट मैटर कि मैं पैरेंथेसिस रखता इस क्वेश्चन में या नहीं रखता। टर्नरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन इसी तरीके से माना जाता या माना जाएगा, ठीक है। हमने कहा x ग्रेटर देन y। देखिए, इस क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन 1 ये हो गया, एक्सप्रेशन 2 ये हो गया और एक्सप्रेशन 3 ये हो गया, है ना। एक्सप्रेशन 2 मतलब यहां से यहां तक, एक्सप्रेशन 3। तो जब आप एक्सप्रेशन 1 को सॉल्व करेंगे, x ग्रेटर देन y फॉल्स है। क्योंकि ये फॉल्स है, कैन आई से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 3 के बराबर हो गई। दैट इज वाई z की वैल्यू हो गई x प्लस वाई। अब x प्लस वाई क्या है? 15। दैट इज वाई z के अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा 15। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, सबको मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें समझना पड़ेगा कि कैसे ये वर्कआउट करता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल a है 5, वेरिएबल b है 3, वेरिएबल c है जिसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। हमने कहा c इज इक्वल टू a प्लस इज इक्वल टू b माइनस इज इक्वल टू a। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू और माइनस इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने आपको पढ़ाया था, मोर ऑन असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स अगर कोई मेरे से कहेगा कि भैया इसे सॉल्व कैसे करना है, तो आई विल से पहले ये सॉल्व होगा, ये, दैट मीन्स अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज लाइक a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2। तो आप ये कह रहे हैं 5 की वैल्यू डबल हो जाएगी विच इज 10। और इस एक्सप्रेशन आपको याद होगा कि जब a इज इक्वल टू 10 करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि हर ऑपरेटर की एक वैल्यू होती है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की क्या वैल्यू होती है? वही वैल्यू जो आप उसको असाइन करते हैं। दैट मीन्स इससे दो काम हुए, यहां वैल्यू 10 आ गई और इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 10। नाउ दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस। अब फिर से जब मैं इसे सॉल्व करने बैठूंगा, तो अब राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी के हिसाब से पहले ये सॉल्व होगा। अब b माइनस इज इक्वल टू 10 को आप ये लिख सकते हैं b इज इक्वल टू b माइनस 10। मतलब क्या है सर? b की वैल्यू को डिक्रीज करिए 10 से, दैट मीन्स 3 माइनस 10, दिस विल बिकम माइनस 7। और क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि भैया इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी? वही जो आप वैल्यू असाइन करते हैं। तो फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन ये रह गया। अब अगेन राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी के हिसाब से ये होगा। इसका कहने का मतलब है a प्लस इज इक्वल टू माइनस का 7, यानी कि a इज इक्वल टू a प्लस माइनस का 7। अब देखिए a में जो वैल्यू है वो क्या है? 10। 10 में जब आप माइनस 7 को जोड़ेंगे, दिस विल बिकम प्लस का 3 एंड
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। फाइनली सी को आप क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, सी को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 3। तो हमसे अगर वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज प्रिंटेड ए बी सी, 3 - 7 3। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अच्छा, आप अगर वाकई में थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो अभी पेन कॉपी और सब कुछ छोड़ के वीडियो पॉज करके पहले कमेंट करिए कैसे हैं क्वेश्चंस, कंटेंट कैसा है। क्योंकि मैंने देखा है कि क्वेश्चंस वाले सेशन आप लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इसीलिए मैं भी कोशिश ये कर रहा हूं कि कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि थ्योरी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में जितने क्वेश्चंस हैं शायद ही किसी प्लेलिस्ट में हो। अगर मैं ठीक हूं, ये आठवां लेक्चर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का और मैं आपके लिए एकदम नए क्वेश्चंस ही लेके आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मतलब, है ना, ओल्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो अगर यार क्वालिटी क्वेश्चंस की कदर करते हो तो एक बार लिख दिया करो कि सर मज़ा आ गया, है ना। हाँ, तो लिख दिया करो, क्या जाता है यार, हम भी खुश हो जाएंगे, और क्या रखा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड भी है, एक्सॉर भी है, और भी है, बिटवाइज भी है, एक्सॉर इक्वल टू भी है, राइट शिफ्ट भी है, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम पूछ रहा है। वैसे आउटपुट तो रिजल्ट कोलन आएगा, बट अभी के लिए आप मान के चलिए कि ये कुछ भी नहीं है। कई बार बच्चा इसको भी कह देता है, सर आपने तो यहाँ ये लिखा है, इस हिसाब से तो आंसर आएगा ही नहीं, चीटिंग करते हो, चीटिंग नहीं। आराम से वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए समझिए, देन सॉल्व कीजिए, ठीक है। फटाफट से सॉल्व कीजिए सारे लोग, मैं वेट कर रहा हूं, और कमेंट ज़रूर करते रहिए आप लोग कि कैसा चल रहा है, कैसा है, कैसा नहीं है। है ना, तो आपको ये ज़रूर करना है। एवरीवन प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस करिए और मुझे आउटपुट बताइए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आराम से। तो a, हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 13। अगर मैं 13 को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 8 + 4 + 1। अच्छा, हमारे पास एक वैल्यू है b 25। अगर मैं 25 को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 16 + 8 + 1। और हमारे पास एक वैल्यू है c जो कि है 42। 42 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 32 और 8 40 और 2। ठीक है, डन। अब हमने लिखा d इज इक्वल टू, अच्छे से देखिएगा, हमने लिखा d इज इक्वल टू a बिटवाइज एंडिंग b ऑरिंग विद c एक्सॉर a एंडिंग विद b और c। चलिए अच्छे से कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं, देखिए यहां तो ब्रैकेट अपने आप है, तो और के लिए पहला ऑपरेंड ये है a एंड b, a एंड b, व्हाट डज दैट मीन, कॉमन। तो 8 और 1, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ गया 9। ठीक है। अच्छा, c की एक्सॉरिंग a के साथ, एक्सॉर में डिफरेंट बिट आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को फोकस करूं तो 8 दोनों में है, वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या होगा, 32 + 4 + 2 + 1 यानी कि 36 और 3। दैट मीन्स इसका रिजल्ट आ गया मेरे हिसाब से 39, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13। ओके, और सी तो बस 8 नहीं आएगा, 34 और 5 39। ठीक है। अच्छा, बी और सी का रिजल्ट क्या आएगा, बी ऑरिंग विद सी। तो बी और सी तो एक तरीके से यूनियन की तरह होता है। तो देखिए 32 आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। तो जब आप इनका सम करेंगे क्या आंसर आएगा, 48 और 10 58 और 1 59। अगर मैं ठीक हूं तो इसका रिजल्ट आएगा 59। एक बार और देख लेते हैं, बी ऑरिंग विद सी, 32 16 48 और 8 56 और 2 59। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे पास है 39 की बिटवाइज एंडिंग करो,
अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 60, तो 39 बिटवाइज एंडिंग विद माइनस का 60, लेकिन माइनस का 60 को आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले 59 का बाइनरी निकालो। तो भैया 59 का बाइनरी कैसे निकलेगा, देखो यार 59 का मतलब है आप कह रहे हो 32 16 48 8 48 8 2 और 1, यही तो किया था, हाँ इससे ही तो आया था 59। यानी कि आप कह रहे हो 1 है 2 है 4 नहीं है 8 है 16 है 32 है 64 नहीं है 128 नहीं है, ये हो गया 59 अगर मैं ठीक हूं। ठीक है, इसको जब फ्लिप करेंगे दैट इज 1 1 0 0 0 1 0 0, ये हो गया माइनस का 60। 39 को आप कैसे लिखेंगे, 39 को हम लिखेंगे 32 प्लस 4 प्लस दैट मीन्स 1 2 4 8 नहीं है 16 नहीं है 32 है, तो 39 ये है। तो जब आप इसकी एंडिंग करोगे तो देखिए ये क्या आएगा, ये वाला बिट 0, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका बिटवाइज एंडिंग आएगी 0 0 0 0 0 1 0 0, दैट मीन्स फाइनली इसका रिजल्ट क्या आया 4। अगर मैं ठीक हूं, देखिए इन दोनों की वजह से ये बिट 0, इन 3 की वजह से ये बिट 0, इन 2 की वजह से, दैट मीन्स सिर्फ थर्ड बिट 1 आएगा, तो इस पूरे का रिजल्ट आ गया 4। दैट मीन्स फाइनली मेरे पास रिजल्ट क्या है 9 ऑरिंग विद 4। अब देखो 9 को आप लिख सकते हो 8 और 1, और यहां आप लिख रहे हो 4, तो ऑरिंग करके क्या आंसर आने वाला है, ऑरिंग करके आंसर आएगा 13, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑरिंग करके आंसर आएगा 13। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा डी की वैल्यू आ गई 13, मैं अभी आंसर में देख रहा कि आंसर क्यों नहीं सही आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा इसको सॉल्व करिए, देन डी एक्सॉर इज इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट 2 एंडिंग विद बी राइट शिफ्ट 1। अच्छे से देखना भैया, ए को लेफ्ट शिफ्ट करोगे 2 से तो इसका आंसर आ जाएगा 26 इंटू 2 52, बिटवाइज एंडिंग बी को राइट शिफ्ट करोगे ये आ जाएगा 12। 52 को आप लिख सकते हो 52 को आप लिख सकते हो 32 16 48 और 4, यहां पर इसको आप लिख सकते हो 8 प्लस 4, तो जब बिटवाइज एंडिंग करी इसका आंसर आ गया 4। दैट मीन्स फाइनली ये स्टेटमेंट है d इज इक्वल टू डी एक्सॉर 4। अब मुझे बताइए d की वैल्यू जो कि 13 है, 13 को जब 4 के साथ एक्सॉर करेंगे, 13 को जब 4 के साथ, देखिए 13 को आप लिख सकते हैं 8 और 4 और 1, यहां आप लिख सकते हैं 4, तो एक्सॉर क्या कहता है डिफरेंट बिट, 4 तो कॉमन है, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा 9। सो इज देयर एनी ऑप्शन, यस द आंसर इज 9। बेहतरीन क्वेश्चन था, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं एक भी एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूं, बट स्टिल कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए जब क्वेश्चन इतने इस लेवल के होंगे ना, है ना, तो गलती होने के चांसेस 100% हैं। इसीलिए इसीलिए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आप भी वीडियो पॉज कर दिया करिए, आराम से कोशिश किया कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप खुद कमेंट करिएगा ऑपरेटर टॉपिक पर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं किसी टेस्ट सीरीज में, धड़ल्ले से जवाब दो यार, धड़ल्ले से, डरना किससे है। मैं यहां पर इससे भी जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन लेने वाला हूं। मेरा तो कुछ ऐसा मन है कि हफ्ते में एक दिन टॉप 5 चैलेंजिंग क्वेश्चन कर सकते हो तो कर लो, ऐसा कुछ लेके आऊं ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस यहां थोड़ा सा मैं परेशान हो रहा हूं, डिसअपॉइंट हो रहा हूं। अदरवाइज मैं बहुत एनर्जी में हूं इस सीरीज को लेके, क्योंकि मैं खुद फील कर रहा हूं कि मैं इतना कंटेंट तो कहीं नहीं दिया, और ये सी प्रोग्रामिंग की बेस्ट प्लेलिस्ट बनेगी, चाहे प्लेसमेंट हो, चाहे एमसीक्यूज हो, थ्योरी हो, गेट हो, ये हो वो हो, सी प्रोग्रामिंग मतलब अन अकेडमी की सी प्रोग्रामिंग होगी, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिए, चलिए कमेंट करिए और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी वो मैंने हटा दी है, आराम से सॉल्व करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा एंड देन बताइएगा व्हाट इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने कहा
there is a variable a with a value 12, there is a variable b with value 25, and there is a variable c with value 18। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 12 को लिखने की कोशिश करूंगा तो ये होगा 8 और 4। 25 को लिखने की कोशिश करूंगा तो 16 और 8 24 और 1 25। 18 को लिखूंगा सो दैट वुड बी 16 प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। तो देखो a और b इज जस्ट लाइक यूनियन। तो a और b क्या आएगा? 16, 8, 4 और 1। a ओरिंग विद b, तो 24 और 5 दैट वुड बी 29। ठीक है, B एंड C, B एंड C, तो B एंड C यानी कि कॉमन, तो 16 16, दैट मींस B एंड C की वैल्यू आ गई 16। तो फाइनली D की वैल्यू क्या आई? D की वैल्यू आई 29 एक्सोरिंग विद 16। अब हम जानते हैं कि एक्सोरिंग क्या करता है? डिफरेंट बिट वहां पर उनको 1 करता है। तो देखिए 16 तो दोनों में है तो वो वाला बिट तो आएगा नहीं, दैट इज वाई 8 + 4 + 1 यानी कि डी की वैल्यू आएगी 13। दैट मीन्स ये हमारा सॉल्व हो चुका। अब हम कह रहे हैं डी बिटवाइज और इज इक्वल टू ए को लेफ्ट शिफ्ट करो 2 टाइम्स, तो 12 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 टाइम्स, सो दैट वुड बी दिस। बिटवाइज ऑरिंग बी को राइट शिफ्ट करेंगे 1 टाइम, सो दैट वुड बी 25/2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 × 4 ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 12। अब आराम से समझिएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 48 बिटवाइज ऑरिंग विद 12, तो 48 आपको मिलता है 32 और 16 से, 12 आपको मिलता है 8 और 4 से। तो जब आप बिटवाइज ऑरिंग कर रहे हैं दैट मींस इट्स लाइक यूनियन, तो 32 16 8 4, सो ये आ जाएगा 60। फाइनली यू आर सेइंग d की इज इक्वल टू d बिटवाइज ऑरिंग 60। अच्छा, d की वैल्यू शायद आई थी 13 ऑरिंग विद 60। अब देखो 60 में ऑलरेडी क्या क्या आ चुका है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। 16 आ चुका है, 32 आ चुका है, 8 आ चुका है, 4 आ चुका है। भाई इसी से तो मिलके 60 बना है। और 13 क्या होता है? 8 और 4 और 1। तो जब आप ऑरिंग कर रहे हैं 8 4 पहले से था, सिर्फ 1 बढ़ जाएगा, दैट मींस डी की वैल्यू हो जाएगी 61। डी की वैल्यू हो गई 61, इफ आई एम नॉट रॉन्ग डी की वैल्यू हो गई 61। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है डी की वैल्यू हो गई 61, चलिए और सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं। तो डी की वैल्यू 61 हो गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है? डी बिटवाइज एंडिंग इक्वल टू सी ऑरिंग विद ए। डी की वैल्यू 61 हो चुकी थी, है ना, यहां से डी की वैल्यू 61 हो चुकी थी। सी ऑरिंग विद ए, सी ऑरिंग विद ए, तो देखिए सी और ए की जब ऑरिंग करेंगे तो 16 मतलब बेसिकली डिफरेंट बिट है, सब ऐड हो जाएंगे, तो 18 और 12 यानी कि 30। तो ये हो गया 30, दैट मीन्स माइनस का 31। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? d इज इक्वल टू डी बिटवाइज एंडिंग विद माइनस ऑफ 31। हाँ सर। अब d की वैल्यू है 61, 61 एंडिंग विद माइनस का 31। चलिए देखते हैं 61 और 31 की ऑरिंग कैसे निकलती है, एंडिंग। अब देखिए माइनस का 31, पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 31 मैंने आपको इसी सीरीज में, इसी वीडियो में बहुत सी जगह बताया है कि माइनस का 31 निकालने के लिए पहले आप 30 का बाइनरी निकालेंगे। 30 आपको बोलेगा कि मैं हूं 16 8 24 और 4 और 2, यानी कि 30 हो गया, 1 नहीं है, 2 है, 4 है, 8 भी है, सॉरी 8 भी है, 16 भी है, 32 नहीं है, 64 नहीं है, 128 नहीं है। तो माइनस का 31 आपको कैसे मिलेगा? इसके बिट्स को फ्लिप करके आपको मिल जाएगा। फोकस करिएगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज माइनस का 31 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा 61। अब देखो 61 कैसे मिलेगा भाई? 61 आपको मिलेगा 32 16 48 और 8 56 और 4 और 1 12 13 13 और 48, ठीक है। यानी कि हमने कहा 1 है, 2 नहीं है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है,
164 और 128 नहीं है। तो जब आप इनकी एंडिंग करोगे बेटा, देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1। अब हमें देखना है कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये 0 है दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्या है, आराम से देखिएगा, ये हो गया 2 की पावर 0 दैट मीन्स 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी कि 32 और 1 हमारा आंसर है 33। सो व्हाट इज द राइट आंसर? सर द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 33। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एकदम मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। बट मीनवाइल मैं आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल को समझाना चाहूँगा। आप और जगह जब कोचिंग करते हैं तो वहाँ बैच सिस्टम है, कोर्स सिस्टम है, या ऐसा समझ लीजिए कि हमने गेट का कोर्स परचेज कर लिया है और आप उस कोर्स को ही, एक पर्टिकुलर कोर्स को ही फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्लास 5 से 8 है, आपको 5 से 8 देखनी पड़ेगी। उसमें जो सब्जेक्ट चल रहा है आपको वही सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, उसी स्पीड पर देखना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है। अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब है कि आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ले लिया। मान लीजिए आपने 1 साल का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, उसका मतलब ये है उस 1 साल के लिए जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपने कोर्स लिया है, मतलब सब्सक्रिप्शन लिया है, सॉरी फॉर एग्जाम्पल आपने गेट कंप्यूटर साइंस के लिए सब्सक्रिप्शन लिया, तो उस 1 साल के लिए गेट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने बैच हैं, जितने कोर्स हैं, जितने फैकल्टी पढ़ा रहे हैं और जहां पढ़ा रहे हैं, सारे कोर्स, सारे बैच आपके लिए अवेलेबल हैं। सर पुराना कंटेंट रिकॉर्डेड जो टीचर चले गए उनका भी कंटेंट जो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है पिछले साल का वो भी अवेलेबल है? जी हाँ, वो भी अवेलेबल है। सर CSIT का लिया है, मैं DSAI की भी प्रिपरेशन करना चाहता हूं, DSAI का भी आपके लिए अवेलेबल है। सर आपका एलिवेट बैच भी उसमें दिखेगा क्या? उसमें एलिवेट बैच भी दिखेगा। दैट मीन्स एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो आपने 1 साल के लिए लिया है तो 1 साल के लिए सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, रिकॉर्डेड, लाइव, DSAI, CSIT, एलिवेट बैच। आपने 2 साल के लिए लिया है तो वो 2 साल के लिए आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो ये एडवांटेज है सब्सक्रिप्शन मॉडल का। अब बच्चे को पता नहीं होता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भ्रमित रहता है कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। ऐसा नहीं करना है, आराम से सोचिए, विचारिए, हर चीज़ के एडवांटेज पहले देखिए, है ना। तभी तो भाई ऐसे थोड़ी ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे करके आपने ले लिया, या किसी ने कहा इसका ले लो तो हमने उसका परचेज कर लिया। आप कंटेंट देखिए, है ना, आप कंटेंट देखिए, फैकल्टीज देखिए, एडवांटेजेस देखिए, देन ओनली परचेज। ठीक है, तो मुझे तो लगता है सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ट मॉडल है। बाकी हो सकता है मेरी और आपकी राय डिफरेंट हो। चलिए अगेन वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए, तो अगेन मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल x है जिसके अंदर वैल्यू 13 है, मेरे पास एक वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू 7 है, मेरे पास एक वेरिएबल z है जिसकी वैल्यू 4 है, और मेरे पास एक वेरिएबल w है जिसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, डन। अच्छा 13 को पहले मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूं। तो x को आप क्या लिख सकते हैं? x को मैं लिख सकता हूं 8 + 4 + 1। y को मैं लिख सकता हूं 4 + 2 + 1। आपने अगर गौर किया हो तो जिस तरीके से मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की ऑरिंग, एंडिंग, एक्सॉरिंग करता हूं, शायद वो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक आप 1 0 1 0 इस तरीके से काम करते थे और चीज़ें में बहुत देर लगती होगी। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट मैंने सही बताया है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा आपको पसंद आया या नहीं आया। y z = 4, ठीक है, और w = 2। चलिए सबसे पहले रिजल्ट x ऑरिंग विद y। तो रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या आई? रिजल्ट x ऑरिंग विद y। देखो x और y की ऑरिंग, तो ऑरिंग क्या कहता है? डिफरेंट बिट जहां पर होंगे। तो देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 4 को कंसीडर नहीं करते। सीख रहे हो या नहीं? 4 को कंसीडर नहीं करते और 1 को नहीं करते, यानी कि 8 को कर लो, 2 को कर लो।
यानी कि एक्सोरिंग से आपको क्या मिलेगा, एक्सोरिंग से रिजल्ट की वैल्यू मिल गई 10। ठीक है, अब हमने फिर कहा कि रिजल्ट इज इक्वल टू, यहां से इस लाइन से आपने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट को लेफ्ट शिफ्ट करो 2 टाइम्स, तो 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम, बिटवाइज ऑरिंग विद 4। अब देखिए 10 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 टाइम्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, सो दिस विल बिकम 40 ऑरिंग विद 4। अब बेटा अगर आप 40 को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 40 मिलता है 32 और 8 से, और यहां है 4। बिटवाइज ऑरिंग क्या कह रहा है, इट्स लाइक यूनियन, तो क्या मिलेगा सर 32 प्लस 8 प्लस 4, दैट मीन्स रिजल्ट की नई वैल्यू हो गई 44। यहां से रिजल्ट की नई वैल्यू हो गई 44। आपने कहा नहीं अब भी मेरा मन नहीं भरा, फिर से अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तो अब देखिए फ्रॉम दिस लाइन आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट की नई वैल्यू है, रिजल्ट की ओल्ड वैल्यू विच इज 44 एक्सोरिंग विद W लेफ्ट शिफ्टेड 1 टाइम। अब बताओ W को लेफ्ट शिफ्ट करोगे 1 टाइम, 2 लेफ्ट शिफ्ट 1 इज 4, यानी कि 44 एक्सोरिंग विद 4। अब बेटा अच्छे से देखिएगा 44 कैसे बना है, 32 8 और 4 से, और यहां पर 4 है, एक्सोर ये कहता है डिफरेंट बिट, तो 4 तो आएगा नहीं, दैट इज वाई फिर से रिजल्ट की वैल्यू हो गई 40। रिजल्ट की वैल्यू यहां से हो गई 40। अगेन सर बड़ा लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। अगेन अब आप कह रहे हैं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट विच इज 40 बिटवाइज एंडिंग x, x है 13। तो देखो जब आप 40 पे वर्कआउट करेंगे तो 40 आपको मिला है 32 और 8 से, 13 आपको मिला है 8 4 और 1 से। तो बिटवाइज एंडिंग कहता है कॉमन, कॉमन एंड, तो 32 तो है नहीं, दैट मींस कॉमन पार्ट क्या है 8, यानी कि यहां से रिजल्ट इज इक्वल टू विच इज माइनस का 8 प्लस 1 दैट इज माइनस का 9। यानी कि इस लाइन पर, इस लाइन पर आके रिजल्ट की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, माइनस का 9। अब प्लीज इसको इग्नोर करिएगा, सॉरी मैं कह रहा हूं इसको इग्नोर करिएगा, कई बच्चे इसमें भी हाई तौबा मचा देंगे, है ना। हमें सिर्फ परसेंटेज डी रिजल्ट की वैल्यू पूछी है। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज माइनस का 9। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कमेंट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद मुझे इसका आंसर बताइए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। वीडियो पॉज जरूर कीजिए और आराम से सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। सभी लोगों से पूछ रहा हूं व्हाट इज द राइट आंसर। बहुत मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी कह नहीं सकता भैया, क्या कह सकता हूँ। फटाफट से सॉल्व करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इतना कठिन क्वेश्चन है क्या, पता नहीं। देखिए जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस करने के बाद अब आपको भी एक कॉन्फिडेंस तो फील हो रहा होगा ऑपरेटर्स और खासतौर से बिटवाइज ऑपरेटर्स। आज हमने बिटवाइज ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर्स का ज़्यादा यूज़ किया है। अगर आपने देखा हो इस पर्टिकुलर फाइल में जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इस पर्टिकुलर फाइल में बिटवाइज ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ मैंने किया है, ताकि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए। कोशिश करते हैं। चलिए हमने कहा n की वैल्यू है 7, हमने कहा n की वैल्यू है 7, m की वैल्यू है 5 एंड k की वैल्यू है 3। ठीक है, ठीक है, पहले 7 को लिख लेते हैं। तो 4 प्लस 2 प्लस 1, 5 क्या होगा 4 प्लस 1, ये होगा 2 प्लस 1, सारे ऑड हैं। सबसे पहले आपने किया रिजल्ट इज इक्वल टू
n लेफ्ट शिफ्ट 2, 7 को लेफ्ट शिफ्ट करो 2 बार और एक्सोरिंग कराओ 5 से। तो देखो यार 7 को लेफ्ट शिफ्ट 2 बार यानी कि 7 इंटू 4, दैट मीन्स दिस टर्न्स आउट टू बी 28 एक्सोरिंग विद 5। अब अगर कोई मेरे से पूछेगा 28, तो 28 को हम लिख सकते हैं 16 और 8 24 और 4 एक्सोरिंग करेंगे 4 और 1 से। तो एक्सोरिंग क्या कहता है, डिफरेंट बिट पर फोकस करना है। तो 4 को तो भूल जाओ क्योंकि कॉमन है, तो डिफरेंट बिट आए 16 प्लस 8 प्लस 1, दैट इज 25 इज द राइट आंसर। मतलब अभी तक के लिए रिजल्ट की वैल्यू आ गई 25, यहां से रिजल्ट की वैल्यू आई 25। ठीक है, अब अगली लाइन में फिर से हमने कुछ काम किया। अगली लाइन में हम कह रहे हैं कि रिजल्ट is equal to result, that is 25 bitwise ORing with k right shift 1। तो 3 को राइट शिफ्ट करेंगे 1 टाइम। अब आप फोकस करिएगा कि 3 को राइट शिफ्ट करेंगे 1 टाइम, दैट इज 3/2, दैट इज 1। तो आपने कहा 25 ORing with 1। अब कहने को तो इसका आंसर 25 आने वाला है, लेकिन कैसे आने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए। 25 में ऑलरेडी 1 होगा क्योंकि ये ऑड है, तो वो 1 किसी काम का नहीं है, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या है, एक जगह से आ जाए। ठीक है, सो द आंसर इज 25। दैट मीन्स इस वाली लाइन से हमने रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू डाल दी, अरे 25 पहले क्या आई थी, पहले भी 25 थी। अच्छा ठीक है, अब भी 25 है। ठीक है, सो कोई वैल्यू खास चेंज नहीं हुई, खास क्या चेंज ही नहीं हुई। थर्ड बार, तीसरी बार में आप ये कह रहे हैं that result is equal to result which is 25 bitwise ending m को राइट शिफ्ट करो 1, 5 को राइट शिफ्ट करो 1। सो इट इज नथिंग बट 25 bitwise ending with 10। अब इसको आप जानते हो, हम माइनस का 11 लिख सकते हैं। 25 की बिटवाइज एंडिंग करो माइनस का 11। तो देखो यार, माइनस का 11 फाइंड आउट करने के लिए आप 10 का बाइनरी निकालेंगे जो कि आएगा 1010। तो माइनस का 11 कैसे मिलेगा, इसमें सारी बिट्स को फ्लिप करके मिल जाएगा। अब माइनस का 11 हमारे पास है 25 मिलता है 16, 8 और 1, यानी कि 1 है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 है, 8 है, 16 है और बाकी के बिट्स 0 है। तो हमें एंडिंग करनी है, तो देखिए पहले 3 बिट इनकी वजह से 0 हो गए, ये यहां 1 आ गया, इसकी वजह से यहां 0, इसकी वजह से यहां 0, ये 0 और 1। तो अब क्या आंसर आया सर, 1 है, 2 8 2 4 8 16, यानी कि 16 प्लस 1, ये आंसर आ गया 17। यानी कि यहां से रिजल्ट की नई वैल्यू आ गई 17। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको ओके है। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है मेरे पास, तो यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट मी रब आउट। ठीक है, तो 17। अब अगली लाइन से, दैट मीन्स इस लाइन से क्या हो रहा है, और एक चीज मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि आपको ये प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, दैट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। तो हमने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट की पुरानी वैल्यू प्लस एन को राइट शिफ्ट करो 1 टाइम, एक्सोरिंग के को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 टाइम, 3 लेफ्ट शिफ्ट 1 ऑरिंग विद 1। ठीक है सर, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये आ जाएगा 3। तो हमने कहा 17 प्लस 3 एक्सोरिंग 3 को लेफ्ट शिफ्ट करोगे 1, दिस विल बिकम 6 ऑरिंग विद 1। अब देखो 6, अब देखिए अगर अगर ढंग से देखा जाए तो 17 प्लस 3 एक्सोरिंग 7 होगा क्या, नहीं। क्या होगा, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर पहले काम करते हैं, तो ये 17 प्लस 3 पहले होगा एक्सोरिंग 7। तो अब आपने कहा 20 की एक्सोरिंग। अब देखो 20 को आप लिख सकते हो 16 और 4, और 7 को आप लिखोगे 4 प्लस 2 प्लस 1। एक्सोरिंग क्या कहता है, डिफरेंट बिट, यानी कि सेम बिट को हटा दो, यानी कि 16 प्लस 2 प्लस 1, सो 19 इज द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है 19। ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आ रहा होगा। बट अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है,
तो आप कर सकते हैं, अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी आई होप ये तो हम सॉल्व कर चुके, तो सेम क्वेश्चन आ गया शायद। चलिए फटाफट से सॉल्व करिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। मुझे लगता है कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अगेन ये देखिए लास्ट में जो ये आपको टाइप नहीं करना है, मतलब ये प्रिंट नहीं करना है। चलिए अच्छे से समझते हैं। तो मैंने कहा n की वैल्यू है 144, ठीक है। m की वैल्यू है 27, k की वैल्यू है 5। मुझे लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन को आधा सॉल्व करना चाहिए और बाकी आप लोगों को देना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं कहूं रिजल्ट की वैल्यू कैसे आई, तो रिजल्ट की वैल्यू आएगी n को राइट शिफ्ट करो 3 टाइम। तो राइट शिफ्ट 3 का मतलब है 144 डिवाइड बाई 8 एक्सोरिंग 27। अब बताइए 144 डिवाइड बाई 8 व्हाट इज द आंसर? 144 डिवाइड बाई 8 यानी कि बताइए जल्दी से, क्या 18 इसका आंसर है? यस। तो दैट इज वाई ये हो गया 18 एक्सोरिंग विद 27। अब देखिए 18 जो बनता है ना वो बनता है 16 और 2 से, और 27 जो बनेगा वो बनेगा 16, 8, 24 और 2 26 और 1 से। एक्सोरिंग का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जो भी कॉमन वाला पार्ट है वो वर्कआउट नहीं करेगा। दैट इज वाई इसका आंसर आएगा 8 + 1 9। ठीक है, आई होप सो। 16 2 हट गए, ठीक है। अब सेकेंड टाइम में जब आपने कहा रिजल्ट, खूब प्रैक्टिस हो रही है बिटवाइज ऑपरेटर की, रिजल्ट को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2 टाइम, यानी कि 9 को लेफ्ट शिफ्ट करो 2 टाइम्स, औरिंग विद के की बिटवाइज एंडिंग करो 7 के साथ, तो 5 बिटवाइज एंडिंग विद 7। अब देखिए 9 को लेफ्ट शिफ्ट अगर आप करेंगे 2 बार तो ये होगा 9 × 4 दैट इज 36 बिटवाइज औरिंग 5 एंड 7। अगर 5 एंड 7 करोगे तो 5 होता है 4 + 1, 7 होता है 4 + 2 + 1, एंड का मतलब है कॉमन, तो 4 और 1 दैट इज दिस इज 5। अब आपने कहा 36 और 5 की औरिंग करो, तो 36 बना है 32 और 4 से, और 5 बना है 4 और 1 से, तो और इज लाइक यूनियन, तो 32 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। सो कैन आई से दिस इज 37। दैट मीन्स यहां से रिजल्ट की वैल्यू आ गई 37। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। हमने कहा थर्ड टाइम, दैट मीन्स इस पर फोकस करते हैं। तो आपने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल टू 37 बिटवाइज एंडिंग बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट n राइट शिफ्ट 2। अब देखो n की वैल्यू है 144, 144 राइट शिफ्ट 2 का मतलब है 144 डिवाइड बाई 2, नहीं डिवाइड बाई 2 की पावर 2 दैट इज ओके 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा 36। तो आपने कहा 36। अब देखिए ये आएगा माइनस का 37 और ये आएगा 37। अब यहां पर आपको एक अच्छी चीज पता चलेगी, 37 बिटवाइज एंडिंग विद माइनस का 37। तो आराम से देखिएगा, 30 माइनस का 37 निकालने के लिए पहले आपको 36 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, विच इज 32 + 4, यानी कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, 32 है, 64 नहीं है, 128 नहीं है। तो माइनस का 37 इनके बिट्स को फ्लिप करके बनेगा, ये हो गया माइनस का 37। अच्छा 37 कैसे बनेगा? 37 बनेगा 32, 4 और 1 से। तो प्लस का 37 कैसे बनेगा? 1, 2 नहीं है, 4 है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, 32 है। अब देखिए इनकी बिटवाइज एंडिंग जब आप कराएंगे, इन दोनों जीरो की वजह से यहां पर जीरो, इसकी वजह से यहां जीरो, इन दोनों की वजह से यहां पर जीरो, इसकी वजह से यहां जीरो, इसकी वजह से यहां जीरो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। दैट इज वाई अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर आके रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, तो यहां पर आके रिजल्ट की वैल्यू बेटा 1 हो गई। ठीक है, डन। चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की और ज्यादा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो हमें समझ में आ गया है कि रिजल्ट की वैल्यू हो चुकी है 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमने कहा अब इसको सॉल्व करते हैं लास्ट। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट विच इज 1 प्लस के को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 टाइम, तो 5 को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 टाइम, औरिंग विद 5 को राइट शिफ्ट करो 1 टाइम। चलिए देखते हैं, आराम से समझते हैं। तो हमने कहा 5 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 टाइम तो ये हो जाएगा 10, और यहां राइट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए 10 और 2, अगर 10 की बात करें तो 10 में 2 पहले से है, तो औरिंग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। सो फाइनली रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू जाने वाली है? 11। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 11। मुझे लगता है इस सीरीज में मैंने बहुत क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं, ऐसा मुझे लगता है। एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए ही होंगे, और एक ही डिसअपॉइंटमेंट मुझे हर वीडियो में देखने को मिल रहा है, और वो डिसअपॉइंटमेंट ये है कि आप लोग बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस की। मेरी नहीं करनी मत करो यार, टीचिंग लाइन इज अ थिंकलेस जॉब, मैं तो खुद कहता हूँ टीचिंग इज अ थिंकलेस जॉब, और ऑनलाइन एनवायरनमेंट में ये सबसे ज़्यादा थिंकलेस जॉब है, और कंटेंट कॉपी पेस्ट से सबसे ज़्यादा परेशानी है ना। फर्जी टीचर भी कंटेंट क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट कर करके पढ़ा देते हैं। तो ठीक है, थ्योरी आप पढ़ा रहे हैं वो भी समझ में आता है, क्वेश्चंस जो है ना बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। तो एटलीस्ट इस क्वालिटी कंटेंट की रिस्पेक्ट करते हुए बस आप एक कमेंट कर दिया कीजिए कि हाँ सर समझ आ गया, हाँ सर समझ नहीं आया, वट एवर इट इज, लेकिन आपका एक कमेंट मुझे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि है क्या, एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूं, और मुझे भी फिर ऐसा लगेगा यार क्यों ही मेहनत कर रहा हूं, है ना। क्योंकि ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि मैं बिजी नहीं हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत जगह बिजी हूँ, पेड क्लासेस में, प्लस क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में, ऑलरेडी बहुत जगह बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं हम लोग। और ये जो सीरीज मैंने चलाई है अब तक तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, है ना। 22वां लेक्चर है आज, और अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा इस सीरीज को, सी प्रोग्रामिंग को ख़त्म करने की। लेकिन ख़त्म का मतलब ये नहीं है कंटेंट पूरा ही मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इस बात की कि इस जैसी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बच्चों के लिए ना बनी है ना बनेगी। कॉपी पेस्ट करके बनाते रहो, जो भी बनाते रहो। मेरा उद्देश्य ही ये था कि फर्जी टीचर जो मेरा ही कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि मैं बच्चों तक कंटेंट पूरा ही पहुंचा देता हूं। कम से कम बच्चों को तो खुशी होगी। हमारा क्या है, हम नया सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, आओ, कहते हैं ना आओ मैदान में, ठीक है। तो मेरा पर्पस काफ़ी अलग है। मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब के जो बच्चे हैं, मतलब यूट्यूब पर जो बच्चे देखते हैं, सिर्फ यूट्यूब पर निर्भर हैं, उनको कहीं से भी मेरे सब्जेक्ट में ये फीलिंग ना आए कि यार यहाँ से कर लेते वहाँ से कर लेते। आई एम गिविंग यू 100% गारंटी कि अगर आप वर्ड बाय वर्ड इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं और कुछ भी स्किप नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छोड़ा है अब तक मैंने, जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। तो जब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो यार आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ है कि अपना बेस्ट दीजिए, अदरवाइज़ सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो कोशिश करिए कि मैं भी अपना बेस्ट दूं और आप भी अपना बेस्ट दें, क्योंकि हो सकता है मैं बेस्ट नहीं हूं, हो सकता है आप बेस्ट नहीं हैं, लेकिन हो सकता है साथ में हम लोग बेस्ट बन जाएं, ठीक है। तो इस उम्मीद में कि आप लोग मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर। और मेरा कोड याद रखिएगा, प्रो गुरु। और सी प्रोग्रामिंग मतलब अन अकेडमी की सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट पंकज शर्मा सर की। बाय बाय।